आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। एनवीएन के खास कार्यक्रम दिल्ली दर्पण में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर मुजफ्फर गजाली। पार्लियामेंट में राज्यसभा मेंबर रामजी लाल सुमन ने एक बयान दिया कि बीजेपी का ये टैगलाइन बन गई है कि मुसलमानों में बाबर का डीएनए है। तो उन्होंने कहा कि मैं जानना चाहता हूं कि बाबर को लाया कौन? राणा सांगा। तो क्या राणा सांगा जो है वो देश का गद्दार था? यही उन्होंने सवाल उठाया, जिस पर बवाल हो गया और आगरा में उनके घर पर कई बार हमला हो चुका है। आज करणी सेना ने 2.5 लाख लोगों को आगरा में जमा होने का आह्वान किया था। खतरा जताया जा रहा था कि इस मौके पे कोई बड़ी घटना हो सकती है, जिसके लिए वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने 3 लेयर की सिक्योरिटी का इंतजाम किया था। इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे कि इतनी छोटी छोटी बातों पर क्यों अवाम को उबालने का काम किया जाता है, क्यों समाज में नफरत फैलाने की कोशिश की जाती है। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ चुका है। हमारे साथ में डॉक्टर आनंद तिवारी साहब हैं, जो समाजवादी के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ वेटरन जर्नलिस्ट जनाब प्रदीप माथुर साहब हैं। पहला सवाल मैं आनंद तिवारी साहब से लूंगा। आनंद तिवारी साहब, क्या वजह है कि छोटी छोटी बातों पर देश में उबाल पैदा होता है, जबकि बड़ी बड़ी समस्याएं, बेरोजगारी, महंगाई, इस वक्त ट्रंप ने जो टैरिफ लगाई, इकोनॉमिकल इशू, दुनिया भर के मसाइल हैं, लेकिन लोगों को भड़काया जाता है छोटे छोटे इश्यूज पर, क्यों? तिवारी साहब जी, बहुत बहुत धन्यवाद गजाली साहब। पहली बात तो यह है कि रामजी लाल सुमन साहब ने कोई बयान नहीं दिया था। वो सदन में, राज्यसभा में बहस के दौरान उन्होंने बात रखी थी, और वो बात रखी थी, तर्कसंगत बात रखी थी, इतिहास की बात रखी थी, जो हमारे इतिहास के पन्नों में दर्ज है। इतिहास के पन्नों में दर्ज चीजों को काटने का काम हमारा नहीं है। हम उस पर आंदोलन कर सकते हैं, अपनी भावना कर सकते हैं, लेकिन इतिहास का काम इतिहासकार उसको साबित करेंगे। अगर गलत है तो उसको बताना चाहिए। और रही बात है कि हमारा देश संविधान से चलता है, और संविधान की रक्षक, संविधान में अगर कोई संशोधन करना है तो फिर हमारी संसद है। संसद में कहे गए बातों को सड़क पर इस तरीके से हंगामा नहीं करना चाहिए। ठीक है, आपकी मंशा है, जनतांत्रिक अधिकार, आप बात रखिए, लेकिन ये हिंसक तरीके से बात करने कोई मतलब नहीं है। और उसके बाद हमारे संविधान में किस अधिकार के साथ सेना गठित करने का अधिकार हमारे यहाँ किसको है? सेना, हम कोई प्राइवेट सेना नहीं रख सकते। और ऐसा लगता है जैसे करणी सेना मतलब ये कोई सेना है, युद्ध के मैदान में जाने वाली सेना है। और जिस तरीके से खुलेआम धमकियां दी जा रही हैं, रामजी लाल सुमन को धमकी दी जा रही है, और रामजी सुमन के उस वक्तव्य के संदर्भ में जो कोई भी अपनी तर्कपूर्ण बात करता है उसको धमकी दी जा रही है। डॉक्टर सुनीलन को धमकी दी जा रही है। और सब तो छोड़िए, पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश को धमकी दी जा रही है, और खुलेआम धमकी दी जा रही है कि हम उसको गोली मार देंगे। तो इसकी इजाजत किसने दिया? और हंगामा करना तो अपना इलाहाबाद में था। और शायद इन लोगों को मालूम नहीं है कि समाजवादी पार्टी के साथ दिक्कत यह है कि वो संविधान में अपने संवैधानिक दायित्वों को समझती है और शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखती है। और जिस दिन मैं तो कहता हूं, जिस दिन ये घोषणा हो जाए कि आइए सड़क पर आमना सामना हो जाए, अपना दो हाथ कर लिया जाए, तो ये लोग पूंछ दबा के भागने के अलावा इनके पास कोई अस्त्र नहीं होगा, कोई मौका नहीं होगा। और यही कारण है कि कल मोदी जी बनारस में आने वाले थे, हमारे सारे कार्यकर्ताओं को एक तरीके से जेल में कैद कर दिया गया, सबको घरों में बंद कर दिया गया। और आज वहां पर बनारस में खुलेआम करणी सेना से संबंधित लोगों ने हमला किया है, हमारे समाजवादी कार्यकर्ताओं के ऊपर हमला किया है। ऐसा नहीं है कि हम भी उसका जवाब देना नहीं जानते हैं। और हम तो लाठी वाली पार्टियां हैं, गोजी में तेल पिला करके रखा जाता है हमारे यहाँ, हमारे समाजवादियों को। और हमारे सारे सहयोगी लोग घर में है, लेकिन हम उसको अस्त्र के रूप में प्रयोग नहीं करना चाहते हैं। हम उसको सुरक्षा के लिए, खेती बाड़ी के लिए और जानवरों को हाँकने के लिए हम उसका इस्तेमाल करते हैं। अगर कोई जानवर बनने की कोशिश करेगा, अगर कोई मानवीय संवेदनाओं, संविधान की अवहेलना करेगा, धज्जियां उड़ाएगा, तो अभी तो हम योगी आदित्यनाथ को मौका दे रहे हैं, शासन प्रशासन को मौका दे रहे हैं कि आप इन चीजों को संभालिए। लेकिन अगर इनसे नहीं संभलता है तो हम उनसे विधिवत परमिशन लेंगे, और जब जहां जैसे कहेंगे हो जाएगा दो हाथ, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, कोई दिक्कत। तिवारी साहब, मैं दूसरे राउंड में आपसे फिर लूंगा टिप्पणी। हमारे साथ राजेंद्र गौतम जी, जो कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं दिल्ली सरकार में, जुड़ चुके हैं। आपका भी स्वागत है। तो राजेंद्र गौतम जी,
जो रामजी लाल सुमन जी ने जो टिप्पणी की थी अपने वक्तव्य के दौरान राज्यसभा में, जिसकी हिमायत में अखिलेश यादव जी ने भी कहा कि इतिहास के पन्नों को उलटने का काम कोई भी ना करे, अगर एक पन्ना आप उल्टेंगे तो एक पन्ना रामजी लाल सुमन जी ने भी उलट दिया है। तो आप क्या कहते हैं इस विषय पर? क्या ये ऐसा मसला था जिस पर देश में उबाल पैदा हो? मुझे इसमें कोई उबाल पैदा करने वाला विषय नजर नहीं आता, क्योंकि इतिहास ना तो रामजी लाल सुमन जी ने लिखा है ना हमने लिखा है। आवाज नहीं आ रही सर, जरा जोर से बोलिए। ये कि हिस्ट्री का स्टूडेंट होने के नाते हिस्ट्री में हमने खुद पढ़ा है कि मुगलों के दरबार में अनेकों राजपूत उनके मनसबदार होते थे, उनके मंत्री होते थे, और साथ ही साथ अनेकों राजपूतों ने अपने बेटियों की शादी मुगलों से की है। ये इतिहास में दर्ज है, इसको झुटलाया नहीं जा सकता। क्या जोधाबाई की शादी अकबर से नहीं हुई थी? क्या राजा मानसिंह उनके एक मंत्री 9 में से 9 रत्न में से एक नहीं थे? क्या बीरबल 9 रत्न में से एक नहीं थे? कितना सच्चाई को झुटलाएंगे ये लोग, कितना झुटलाएंगे? और दूसरी बात, इतिहास जो कॉलेज के अंदर पढ़ाया गया है और आज की भारतीय जनता पार्टी जिस तरह उस इतिहास को बदल के एक नए तरह का इतिहास लिखने की कोशिश कर रही है, मैं ये मानता हूं कि रिसर्च होनी चाहिए, जो लिखा गया उस पर भी रिसर्च कर लीजिए, लेकिन सर आपकी आवाज नहीं आ रही। इनको पुनर्विचार करना चाहिए कि ऐसे हर बात पे अगर करेंगे तो भारत में संविधान कहाँ रहेगा, लोगों के फंडामेंटल राइट्स कहाँ बचेंगे? ये जरा सोचने का विषय है। जो कॉमेडी शो चल रहे हैं, कॉमेडी शो खत्म हो जाएंगे। जो कवि काव्य पाठ करते थे और सामने बैठे हुए नेताओं के ऊपर हास्य व्यंग करते थे, फिर तो कवि अपनी कविताएं लिखना बंद कर देंगे, कहानीकार कहानियां लिखना बंद कर देंगे, इतिहासकार मृत्यु के डर से इतिहास पे रिसर्च करके लिखना बंद कर देंगे। देश बचेगा कैसे? ऐसे लोगों से डरने की जरूरत नहीं है, मुझे लगता है कि। और साथ में आज यूपी के मुख्यमंत्री जवाब देना, वो कहे कि वो देश की कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश की संभालने में सक्षम नहीं है, वो कहे उनकी बस की बात नहीं है। ऐसे थोड़ी ना होता है कि कोई व्यक्ति इतिहास पे चर्चा कर ले या संसद के अंदर कोई वक्तव्य दे दे। आप जगह जगह क्या करते घूम रहे हो? आप कुछ भी बोल दें, कुछ भी करें, नफरत फैलाएं, दंगे कराएं, कुछ भी कराएं, आप इम्यून है, आप सेफ हैं। और कोई आदमी इतिहास के बारे में भी 4 लाइनें बोल दे तो आप उसको मार दोगे। क्या कानून व्यवस्था पूरी तरह खत्म हो गई है? क्या देश में संविधान का शासन खत्म हो गया है? क्या उत्तर प्रदेश की सरकार सक्षम नहीं है सांसदों को सुरक्षा देने के लिए? इसका जवाब तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को देना पड़ेगा। जी गजाली साहब। जी, हमारे साथ वेटरन जर्नलिस्ट माथुर साहब हैं, प्रदीप माथुर साहब। आपने बड़ा करीब से चीजों को स्टडी किया है। हिंदू राजाओं के यहाँ मुसलमान फौज में होते थे, उनके सेनापति तक होते थे और उनकी सुरक्षा का काम करते थे। इसी तरह मुगलों के यहाँ तमाम बड़े ओहदों पर हिंदू लोग होते थे, राजपूत होते थे और वो उनकी सेना और सुरक्षा का काम करते थे। तो क्या रामजी लाल सुमन की टिप्पणी कोई जातिवादी टिप्पणी थी या ये इतिहास का एक पन्ना है जिसकी तरफ उन्होंने अपनी टिप्पणी की या वक्तव्य में उसका जिक्र किया? आप इस बारे में क्या कहते हैं? हमारे एनवीएन के चीफ एडिटर सलीम खान साहब हैं। सलीम खान साहब, आपका स्वागत है। यही सवाल मेरा आपसे है, आप इस बारे में क्या कहते हैं? देखिए, मैं इन जनरल कुछ बातें कहना चाहता हूँ। जी। सबसे पहली बात तो यह है कि जैसा कि डॉक्टर अनंत तिवारी साहब कह रहे थे, अखिलेश यादव ने भी कहा कि ये नकली सेना है, ये जाली सेना है। और मैं ये कहता हूं कि ये लोग 2.5 लाख आने वाले थे, 50-60 हजार आए और इन्होंने क्या, बंबई की जबान में कहते हैं, क्या उखाड़ दिया, क्या कर दिया? क्या माफी मांग ली रामजी लाल सुमन ने? रामजी लाल सुमन ने पहले कहा था कि मैं कम से कम इस जन्म में माफी नहीं मांगूंगा, मैं समाजवादी हूं। माफी मांगना जो है वो सावरकर की परंपरा है, ये तुम लोगों की माफी पे माफी मांगते हो, ये हमारी परंपरा नहीं है। तो रामजी लाल सुमन तो अपनी बात पर कायम है और ये जो है वो हवा में तलवारें लहरा रहे हैं, ये लोग हवा में जो है वो डंडे दिखा रहे हैं। किसको डंडे दिखा रहे हैं? तो ये जो आज जो कुछ भी आज हुआ है, ये सरासर इनकी फ्रस्ट्रेशन और इनकी नाकामी का एक जो है वो प्रतीक है कि ये लोग शोर शराबा करने के सिवा कुछ नहीं कर सकते और इनसे कोई डरता नहीं है और इनसे कोई, इनके कहने पे कोई माफी नहीं मांगता। तो ये बात आज जो है वो
सिद्ध हो गई, चाहे इनके पास डबल इंजन सरकार क्यों ना हो, चाहे इनके पास योगी क्यों ना हो, चाहे इनके पास मोदी क्यों ना हो, लेकिन ये जो है निडर लोगों को डरा नहीं सकते। एक बात और मैं बताता हूं कि ये मोदी, ये जो योगी जी है, इनका पाखंड देखिए कि पिछले जुमा को कुछ लोग मुजफ्फरनगर में काली पट्टी बांध के गए, तो उनसे 2-2 लाख रुपए का बॉन्ड ले रहे हैं ये लोग, और यहाँ पर जो है वो जनाब लोग तलवारें लहरा रहे हैं और डंडे लहरा रहे हैं। उनको मालूम है कि ये तलवारें खाली दिखाने की है, हाथी के दांत है, इसे कुछ होने वाला तो है नहीं, तो इसलिए इनको लहराने दो। ये लोग जो है वो ना कभी पहले इन्होंने कोई दलेरी दिखाई है, ना आज दिखा सकते हैं। अब देखिए आप, योगी का संकट क्या है? योगी का संकट ये है कि उसको एक तरफ तो अपने राजपूत वोटर्स को, मतदाताओं का तुष्टीकरण करना है, इसलिए कि ये बीजेपी की रीढ़ की हड्डी है और ये जो है वो हमेशा इनको बल देती रही है। तो वो लोग शोर शराबा करते हैं, तो उसने कह दिया कि भाई ठीक है, आगरा से 30-40 किलोमीटर दूर आप लोग जो है वो अपना एक सम्मेलन करो, लेकिन ये कि उससे आगे नहीं आना, और ये 3 लेयर की सिक्योरिटी हमने सुमन के लिए रखी है, रामजी लाल सुमन के लिए, और वो आप क्रॉस नहीं कर सकते। पिछली बार भी 50 मिनट तक इनको मौका दिया तो शोर शराबा करते रहे, बुलडोजर लेके गए थे घर गिराने के लिए, फिर जैसे ही पुलिस ने लाठी बरसाना शुरू की तो सर पे पैर रख के भागे। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि छावा फिल्म के बाद जो इन्होंने इतिहास का हंगामा किया था, एक रामजी लाल सुमन ने जितना बड़ा गुब्बारा इन्होंने भरा था, रामजी लाल सुमन ने उसको एक जो है वो लगाई तीली और वो गुब्बारा फूट गया। आरएसएस की समझ, भाई इसको मत छेड़ो, इसलिए कि ये बात निकलेगी तो फिर दूर तक जाएगी, फिर हम लोगों को ठहरना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए उसने हमारे मुख्यमंत्री को तो समझा दिया। अब वो औरंगजेब का नाम नहीं ले रहे। और एक बात मैं ये कहना चाहता हूं कि ये इतने कमजोर लोग हैं कि एक कुणाल कामरा तो इनसे संभलता नहीं, वो एक इंडिविजुअल है, एक व्यक्ति है, वो भी इनसे नहीं डरता, उसको बुलाते हैं वो नहीं आता, उसने जमानत ले ली है और उसने जितना कटाक्ष पहले किया था उसके बाद उससे ज्यादा कटाक्ष किया, वो अपनी बात पे कायम है। तो सवाल ये है कि अगर आप एक कुणाल कामरा को कंट्रोल नहीं कर सकते तो समाजवादी पार्टी तो इतनी बड़ी पार्टी है, तुम उसको डरा रहे हो, उसके मुखिया को डरा रहे हो, उसके सांसद को डरा रहे हो। तो मैं ये समझता हूं कि ये सब नौटंकी करके ये लोग खुद अपनी बेइज्जती करा रहे हैं, खुद ये बता रहे हैं कि हमारे अंदर कोई दम वम है नहीं, सत्ता का हमको संरक्षण मिलता है तो शोर शराबा कर सकते हैं, और जब सत्ता का संरक्षण खत्म होता है तो हम जो है वो चूहे के बिल में जाके छुप जाते हैं। जी माथुर साहब, गजाली अब साहब आ गए एक हैं काम हमारे कर बीच में, लें, गजाली तो साहब, माथुर साहब से एक टिप्पणी ले लेते हैं, गजाली फिर साहब, मैं आनंद गजाली तिवारी जी साहब, के पास चलूंगा। माथुर साहब, अभी जो चर्चा हो रही है इसमें रामजी लाल सुमन जी ने जो अपने वक्तव्य के दौरान एक टिप्पणी की, क्या वो ठाकुर वर्सेस दलित थी, क्या वो बीजेपी वर्सेस समाजवादी पार्टी थी? किस वजह से ये हंगामा करनी सेना कर रही है? आप क्या देख रहे हैं? क्या ये इतिहास को गौतम बदलने साहब की कहीं कोशिश है? जाना तो नहीं, क्या है? गौतम साहब कुछ कहना चाहते हैं? कहीं जाना तो नहीं, कहीं जाना तो नहीं है उनको? मुझे एक बात कहनी थी जी गजाली साहब, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि यहाँ क्या इस बात पे भी तथ्य सामने आना चाहिए, क्या जोधाबाई से भी औरंगजेब का कोई संबंध खून का है या नहीं है, इस पे भी चर्चा हो जी जाए। जी 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 जोधाबाई तो माथुर साहब से ले ले, फिर मैं आपके पास आता हूँ सर। जोधाबाई जी माथुर चंद्राणी साहब, थी या नहीं थी? हाँ क्या उससे खून का कोई संबंध औरंगजेब का है कि नहीं है? जी इस ऐतिहासिक गौतम तथ्य साहब मैं पे आता चर्चा हूँ हो आपके जानी पास। चाहिए। गौतम साहब मैं आपके पास आता हूँ, माथुर साहब से पहले सुन लेते हैं। एक्चुअली बहुत देखिए, सारे लोग ऐसा आए है। हुए जी, हैं माथुर मिलने साहब। यूपी बिहार से, तो मुझे जरा जल्दी फ्री कर दीजिएगा, थैंक यू। देखिए, ऐसा है कि मैंने 6ठी क्लास से लेके 12वीं तक इतिहास पढ़ा, फिर उसके बाद मैं आईएएस की तैयारी करा तो तब इतिहास पढ़ा मैंने। तो मैंने शुरू से ये पढ़ा कि भाई राणा सांगा ने बाबर को बुलाया था, उसमें कहीं कोई जो है मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, मेरी इतनी उम्र हो गई, आज तक किसी ने इस बात को कॉन्ट्रडिक्ट नहीं किया। अब ये उसे कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, अभी तक किसी किया नहीं। मैं तो काफी उम्रदराज आदमी हूँ और शुरू से पढ़ता आया हूँ सब है। तो एक तो ये बात है कि ये बात जो है ये हिस्टोरिकल फैक्ट है जिसको कभी तक किसी ने आज तक कॉन्ट्रडिक्ट नहीं किया। दूसरी बात ये है कि ये करनी सेना का क्या वो है, आप जरा इसके बारे में भी समझे थोड़ा सा। ये 2006 में करनी सेना बनी थी और राजस्थान में बनी थी, और राजस्थान के कुछ जो है क्या कहना चाहिए राजपूत क्षत्रिय लोगों ने बनाई थी। ये करनी माता का मंदिर है, करनी माता को ये अपना वो मानते हैं संरक्षक वगैरह, उन्होंने बनाई थी। ये बनी क्यों थी, इसके दो कारण थे। एक तो शायद आपको याद होगा कि फूलन देवी ने कुछ लोगों को मारा था जिन्होंने उसके साथ वो बलात्कार किया था, और वो किया था उसने कुछ बलात्कार करने वाली इसी जाति के, तो उसने उनको खड़ा करके गोली मार दी थी सब। एक तो ये आक्रोश था। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि जो राजस्थान के राजपूत थे उनको वहां नौकरियां नहीं मिल रही थी, क्योंकि जहां का जो राजस्थान में जो जाति समीकरण था उसमें वो लोग पीछे पड़ रहे थे, बहुत सब था मतलब।
तो अब आप ये देखिए कि इस तरह की सेनाएं, इस तरह की बात जो होती है, बेसिकली उसको अगर आप देखें, जो इस तरह के लोग होते हैं, उनका पहला तो जो होता है मामला जो है एक आर्थिक प्रगति में पिछड़े रहने के फ्रस्ट्रेशन की वजह से होता है। एक तो आप ये समझें। दूसरी बात यह है जो बिल्कुल इससे मिलती जुलती भी है लेकिन अलग है, वो ये है कि जैसा पिछले 11 वर्षों में देश में राजनीति हो रही है और अलगाववाद हो रहा है, वो कहीं रुकने वाला नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपने हिंदू मुसलमान का कर दिया तो उसके बाद और नहीं होगा, इसके बाद हिंदुओं में भी और होगा, जाति में भी होगा, और जाति के साथ साथ जो है क्षेत्र में भी होगा, और सब कास्ट में भी होगा। क्योंकि देखिए यूनिटी जो है एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, सबको कवर करने वाला कॉन्सेप्ट है, और अलगाववाद जो है ये वाली जो राजनीति है, छोटी छोटी राजनीति है, मतलब होती रहेगी। मतलब बल्कि मैं तो ये कहूंगा अगर आपने अलगाववाद की इस राजनीति को अगर कर दिया, बढ़ा दिया, तो हिंदू तो छोड़िए मुसलमानों के अंदर ही होने लगेगा, तमाम बातें होने लगेगी, सब क्रिश्चियंस में होने लगेगा। इसीलिए मतलब जो समझदार लोग हैं वो कहते हैं कि हम आपस के डिफरेंसेस को छोड़ करके हम लोग जो है यूनिटी की बात करें, भाईचारे की बात करें, एक गंगा जमनी तहजीब की बात करें, सब कुछ बात करें, क्योंकि अगर आप एक दूसरे बीच में निकाल लेंगे तो बहुत कुछ होगा। ये सब है। अब ये जो इस बात को आपने जो समाजवादी और ये जो कर दिया है, करार दे दिया, तो नहायत ही बेवकूफी की बात है कि समाजवादी पार्टी के करनी चाहिए, तो उन्होंने क्या कर दिया। तमाम क्षत्रिय नेता है जो कि मतलब इस तरह की बात नहीं करते। एक रिपोर्टर के रूप में मैं तो चंद्रशेखर को अच्छी तरह जानता था, कवर किया, विश्वनाथ प्रताप सिंह को कवर किया, अर्जुन सिंह थे, ये सब बड़े बड़े क्षत्रिय नेता थे, इन्होंने तो आज तो कोई बात नहीं करी। मतलब तो ये वाली जो पूरी बात है, इसमें तीसरी बात ऐसी लगती है, कोई ना कोई ऐसा मुद्दा उठाओ जिससे लोग भटकते रहे, उनका कहीं भी उसूल पे ध्यान न हो पाए। आज मैं समझता हूं कि जो गरीबी, भुखमरी, बेकारी, ये इश्यूज तो है ही। आज सबसे बड़ी बात यह है कि ट्रंप ने जिस तरह से हिंदुस्तान की बेइज्जती करी है, वो जो है उसके ऊपर बड़ी शर्मनाक है। और सबसे बड़ा शर्मनाक ये है कि चीन जो हमारा पड़ोस की देश है, बड़ा देश है, वो सीधा ताने खड़ा हुआ है और हम तलवे चाट रहे हैं। मतलब शायद आप इस बात से लोगों का ध्यान हटाना चाहते हैं कि कैसे हम जो है क्या कहते हैं ट्रंप के आगे वो कर रहे हैं, वो गाली भी देता है, मतलब इस आदमी है वो तो, और हम उसके तलवे चाट रहे हैं। मतलब तो मुझे लगता है कि ये जो सब सामायिक मुद्दे हैं जो कि हमको सोचने में और मजबूर करते हैं, शायद इससे ध्यान हटाने के लिए ये सब रणनीति है। लेकिन ये इतिहास के खिलाफ है, बेवकूफी की बात है, और इसका कोई मतलब ही नहीं है। क्योंकि आप देखिए, मतलब जब तक अंग्रेज नहीं आए तब तो हिंदू मुसलमान आपकी कोई चीज ही नहीं थी। मतलब दोनों लोग काम करते थे। औरंगजेब का जो क्या कहना चाहिए कमांडर इन चीफ था, वो हिंदू था। तो आप क्या करेंगे। मतलब ये शिवाजी के पास के सबसे जो क्या कहना चाहिए ट्रस्टेड लेफ्टिनेंट थे, मुसलमान थे। रानी झांसी जब लड़ाई लड़ रही थी अंग्रेजों के खिलाफ, तो उनको जो है क्या कहना चाहिए, जो कि इतिहास में जल्दी कब आता है, उनको धोखा दिया उनके रिश्तेदारों ने, और जो उनके लिए जान दे रहे थे वो मुसलमान थे। मतलब ये सब है। तो सवाल ये कि हिंदू मुसलमान को ऐसे दो अलग अलग चीजें, आइडेंटिटी दूसरे की थी नहीं कि वो दो स्टेट बनी हो जो आपस में लड़ रही हो। ये सब बेवकूफी की बातें हैं जो बिना पढ़े लोग कर रहे हैं, और शायद मुझे लगता है कि बुरा ना माने, हम भी बेवकूफ है जो उनको डिस्कस करते हैं। जी आनंद तिवारी साहब, क्या ये समाजवादी पार्टी के लोगों को डराने की कोशिश है, या 2027 में जो यूपी में इलेक्शन होगा उसके लिए अभी से माहौल बनाने की कोशिश है? आप इसको किस नजर से देखते हैं? जी सर, देखिए यह तो मूर्खता का जमावड़ा है, अपनी मूर्खता का प्रदर्शन है। उस समय में और आज में जमीन आसमान का अंतर है। ये सारा का सारा सत्ता संघर्ष का खेल रहा है। इतिहास के आईने में जाइए तो उस समय राजतंत्र था। राजतंत्र का जनता से कोई संबंध नहीं होता था। राजे थे, रजवाड़े थे, अपने जमींदार थे, तालुकेदार थे, वो लोग अपनी सत्ता के लिए संघर्ष करते थे, और उसमें जाति धर्म नहीं था। और उसको लेकर के आज की तारीख में कोई हमको ये कहे कि वो तो राजा थे तो हम उनके वंशज हैं। अरे भैया, तो तुम राणा सांगा के ही वंशज रहोगे, मान सिंह के वंशज नहीं होगे, और तरह तरह की चीजें, तो वो तो बेकार की बकवास की बात है। आज हमारा जनतंत्र है, तो आज के बारे में तो हम कह सकते हैं कि आज जो भी हमारा शासक वर्ग है वो जनता से चुन के जाता है, जनता उसे समर्थन देती है, जनता का उससे तादाद में होता है। उस जमाने में जनता का कोई तादाद में नहीं होता था। राजे आपस में संघर्ष करते थे, आपस में लड़ाई करते थे, आपस में सौदेबाजी करते थे, आपस में बहन बेटी का रिश्ता कर लेते थे। उनका था कि एन केन प्रकार हमको सत्ता को संरक्षित करना है, सत्ता में हमको बने रहना है। उसको लेकर के अगर आज की तारीख में, तो ये काम तो वही आदमी करता है जिसके पास न कोई भूत है, न कोई वर्तमान है, न कोई भविष्य की उसको उम्मीद है। तो भविष्य में अपनी उम्मीद बनाए रखने के लिए सत्ता में हम कैसे जाएं, ये लोग जानते हैं। इनके पास कोई वैचारिकी नहीं है, इसके पास कोई सैद्धांतिकी नहीं है, इनके पास कोई लड़ने का तेवर भी नहीं है। ये सच बात यह है कि जब ये सत्ता में रहते हैं, सत्ता का संरक्षण इन्हें रहता है, तो उसी के बल पर ये फुदकते हैं। और उस फुदकने में भी शायद उनको नहीं मालूम है कि समाजवादी पार्टी से अब तुम्हारा पाला पड़ा है, टकराओगे तो समाजवादी पार्टी के साथ अपना वैचारिकी है, अपना दर्शन है, अपना संगठन है, और इसके पास वो जुझारू कार्यकर्ता है जिनके पास ताकत है, नैतिकता की ताकत है। तुम्हारे पास तो कुछ है ही नहीं। और ये कड़ी सेना क्या चीज है? सच बात तो ये है कि ये सीधा सीधा सत्ता का संरक्षण है, सत्ता का खेल रहा है। और नहीं तो कोई सेना कोई कैसे बना लेगा अपने आप को, किसी सेना का प्रतिनिधि कोई ये कैसे कर देगा? अपने स्वाधीन भारत में जब से हमारा संविधान लागू हुआ है, यहाँ केवल एक ही सेना है, वो भारतीय सेना है, वो भारत की सेना है। और उस सेना में
जाति और धर्म और ये सब नहीं देखा जाता है। जितने भारतवासी हैं वो उसके अंग होते हैं। और ये हम ये सेना बना लिए, हम वो सेना बना लिए, हम परशुराम सेना बना लिए, हम कैंडी सेना बना लिए। अरे ये सब क्या चीज है? ये सब केवल केवल और केवल अपने तृष्णा की पूर्ति करना है, अपने अपने मनोमालिन्य की पूर्ति करना है। सच बात यह है कि तुम कुछ नहीं हो, तुम्हारी कोई औकात हैसियत नहीं है। आज ही की तारीख में कल मोदी आने वाले थे, हमने कहा भाई हम उनको ज्ञापन देंगे और हम जो भी काम करते हैं अनुशासित तरीके से करते हैं, क्योंकि हमारी आस्था संविधान में है, क्योंकि हम ये मानते हैं कि इस संविधान को हमने बनाया है, भारत की जनता ने बनाया है, हमारे चुने हुए प्रतिनिधियों ने बनाया है। तो उस संविधान की रक्षा करना हमारा काम है। और नहीं तो जिस दिन ये हो जाएगा कि सत्ता हमें संरक्षण नहीं दे रही है, हमें वो मरवाने का काम कर रही है, हमें पिटवाने का काम कर रही है, तो आत्मरक्षा के लिए जब हम आमादा हो जाएंगे और पार्टी का जिस दिन आदेश निर्देश हो जाएगा तो सड़क पर केवल केवल और केवल समाजवादियों की, समाजवादी पार्टी की लाठी दिखाई पड़ेगी, है ना, केवल लाठी दिखाई पड़ेगी। इनकी लाठी तो खाली परेड करने के लिए होती है, टोपी पहन के और अपना पैंट पहन के, ड्रेस पहन करके ये लोग खाली परेड करते हैं। और हमारे यहाँ लोग गदा भांजते हैं, मुगदर भांजते हैं, लाठी भांजते हैं। और ये बात सही है कि हमारे घर घर में हर सबके पास लाठियां हैं, लेकिन उन लाठियों का उपयोग हम जानवरों को हाँकने के लिए करते हैं, जानवरों को खदेड़ने के लिए करते हैं। जिस दिन हमको लगेगा कि हमारे सामने ये जानवर लोग हैं, अभी तो हम मान के चलते हैं कि हमारे बिगड़े हुए साथी हैं और ये भी हमारे भारत के नागरिक हैं, अभी फिलहाल इनका दिमाग खराब हुआ है, ठीक ठाक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यही लोग हैं, यही हमारे ही दरबार में हमारे यहाँ आकर के तलवे चाटना शुरू करते हैं और अपनी अपनी बहन बेटियां भी देते हैं। अखिलेश के ही घर में किसकी शादी हुई, लेकिन वो कोई बात नहीं है। हम लोग ये जाति पछड़े में हम लोग पढ़ने वाले नहीं है, हम लोग सैद्धांतिक लोग हैं, विचार की लड़ाई लड़ते हैं और सत्ता संघर्ष भी करते हैं तो वैचारिक आधार पर करते हैं। सत्ता संघर्ष करते हैं तो हम नीति और कार्यक्रमों के आधार पर करते हैं। और यह नीति कार्यक्रम नहीं हो सकता कि हम ये फला जात के लोगों को मार देंगे, फला जात के। अभी आज जैसे क्या हुआ है, आज बनारस में, हालांकि वो हमारा कार्यकर्ता है लेकिन वो जाति से ब्राह्मण है, तो आपने अगर हम ये कह दें कि ये ठाकुर लोग ब्राह्मणों के ऊपर हमला किए तो कल से फिजा बदल जाएगी। आप जो वहां तरह तरह का छत आवरण करके और ब्राह्मणों की पार्टी आप अपने आप को कहते हो, तो बनारस में भी या देश के किसी कोने पर अगर आप जाति विद्वेष फैलाओगे तो पहली बात तो संविधान की इजाजत नहीं देता है। लेकिन ये लोग तो ऐसे हैं कि ये लोग संविधान की शपथ खा करके और तमाम संविधान विरोधी काम करते हैं, तो इनसे तो वो उम्मीद नहीं की जाती। लेकिन अभी हम वाच कर रहे हैं, अभी हम देख रहे हैं। जिस दिन संगठन का फैसला हो जाएगा और संगठन का निर्देश हो जाएगा तो सड़क पर मुश्किल हो जाएगा इन आनंद तिवारी साहब, निकलना, जो सड़क पर मुश्किल हो जाएगा। जानवर की तरीके से और व्यवहार कर रहे हैं। हम प्रदीप माथुर जी से मालूम करेंगे कि ये जितनी सेनाएं और दल हैं, ये समस्याओं के खिलाफ क्यों नहीं सड़क पर उतरते? इनको जब भी दिखता है वो सांप्रदायिक इश्यूज पर क्यों ये आगे आते हैं? ये क्यों नहीं भुखमरी के खिलाफ, क्यों नहीं बेरोजगारी के खिलाफ, क्यों नहीं महंगाई के खिलाफ, क्यों नहीं किसानों के ऊपर अत्याचारों के खिलाफ ये मैदान में आते? क्या कारण है? जी माथुर देखिए, साहब। ऐसा है कि एक तो आप ये समझे कि सेना शब्द जो है किसी भी संगठित फोर्स का शब्द है। तो जब सेना कहते हैं तो हमारा मतलब कोई इंडियन आर्मी से नहीं होता है। सेना शब्द तो ये है कि अगर 10 लोग जो है क्या करना चाहिए, संगठित रूप से कोई काम करते हैं तो उसको हम सेना कह सकते हैं। तो सेना शब्द पे तो हमें इतनी आपत्ति नहीं करनी चाहिए। जो आपका जो प्रश्न है उसकी वजह ये है कि हम ये काम इसलिए नहीं करते, अगर आप इसको थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करें। ये पूरा जो संघर्ष इस वक्त जो है इस बात का है कि जो देश के संसाधन है वो आम आदमी के, गरीब आदमी के हक में उनका डिस्ट्रीब्यूशन ना हो। तो ये बेसिकली जो बीजेपी है ये निस्वार्थों की पार्टी है, जो कि बड़े लोगों की, पैसे वालों की, बड़ी जाति वालों को रिप्रेजेंट करती है। और बीजेपी का पूरा प्रयास ये है कि ये जो नेशनल केक है इसका डिवीजन ऐसा ना हो जाए कि कहीं उसके हाथ से ये तमाम सत्ता और जो धन और शक्ति और जो संसाधन है वो निकल जाए। तो पूरा इस वक्त देश में संघर्ष इस बात का है। बीजेपी अपनी इस पूरी इंटेंशन को, क्योंकि वो खास एक क्लास के लिए जो है वर्क करती है, उसको वो तमाम पाना चाहती है, कभी राष्ट्रवाद की बात करके, कभी मुस्लिम विरोध की बात करके, कभी और बात करके, क्या है। लेकिन अगर आप जो गहराई से देखें तो आपको पता लगेगा कि इन सारी चीजों का एक मतलब है कि देश की जो निस्वार्थ है, उनके हाथ में जो कुछ है सत्ता और संसाधन है वो बने रहे, वो नीचे डिस्ट्रीब्यूट ना हो। गरीब की बात से दिखावे के लिए कहती है, गरीब को जो है क्या कहते हैं, राय दे दो तो उनके हिसाब से उसका पेट बढ़ता रहेगा तो ठीक रहेगा। लेकिन जब वो आगे बढ़ने की बात करता है, पावरमेंट की बात करता है, तब दिक्कत होती है। एक तो बात आपको ये इसका सारी जो राजनीति है हमारी, ये डिवाइसिव पॉलिटिक्स जो है, अलगाववादी राजनीति, उसका आपको आर्थिक आधार समझना चाहिए। ये बड़ी आवश्यक बात है, जो कि आप लोग नहीं समझते कि हर बात पे आगे बढ़ जाते हैं। तो ये बात है। तो ये मैं नहीं समझता कि वो कोई बीजेपी इस तरह का चाहती है कोई जाति संघर्ष हो जाए, क्या हो जाए। उसमें ये चाहते हैं कि भाई ऐसा ना हो जाए कि कोई सत्तावादी समाज बने जिसमें कि जो संसाधन है वो निस्वार्थों के हाथ में रख के इक्वलिटी बने, ये आप समझिए।
काले की तमाम बातों का सिर्फ वही मतलब है, और इसीलिए आपको जो है इन बातों के को गहराई से जो है समझना चाहिए, उसका पूरा इकोनॉमिक एस्पेक्ट समझना चाहिए, कैसे सोसाइटी चेंज हो रही है उसको समझना चाहिए, क्योंकि जनता से जो है वोट डालने से नहीं होता बराबर। जनता से तब होता है असली जबकि आप जो है आम आदमी को, नीचे वाले आदमी को आप रोटी नहीं एम्पावरमेंट देते हैं, मतलब उसका सबलीकरण करते हैं, उसको आप शक्ति देते हैं निर्णय लेने की अपने हित में और सबके लिए। तो ये एक बड़ा गंभीर एस्पेक्ट है राजनीति का, जिसको हमें समझना चाहिए। और बीजेपी इस तरह का एम्पावरमेंट नहीं चाहती किसी गरीब आदमी का, चाहे वो किसी भी जात का हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, उससे कोई मतलब नहीं होता है। दूसरी बात यह है कि जो बीजेपी की जो पूरी नीति है, विदेश नीति, वो जो है इस वक्त ऐसे मोड़ पे है जहाँ के बीजेपी को सारा जो है, जिसको कहा जाए कि एक बड़ी शर्मिंदगी उठानी पड़ रही है। आपने जो भी राजनीति बनाई, सब कुछ करा, ये है, तो अब आपको समझ में आ रहा है कि ये राजनीति चलने वाली नहीं है। और तीसरी बात ये भी है, जैसे कि अभी दवाई जी कहे तो लोग कह रहे थे कि चुनाव पे भी इनकी नजर रहती है बराबर, इसीलिए आजकल आप देखें कि हमारे मोदी साहब जो है तमाम मुस्लिम देशों का दौरा कर रहे हैं, तमाम ऐसी बातें कही जा रही हैं जो कि वो सब है। तो ये एक बड़ा एक खासा बीजेपी का विरोधाभास है। वो किसी भी तरह सत्ता में बने रह करके, रिसोर्सेज पे अपना हाथ रख करके, वो रिसोर्स को वेस्टेड इंटरेस्ट के हाथ में रख करके अपनी राजनीति करना चाहते हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूँ बार बार छोटी मोटी बातों को बहुत ज्यादा तवज्जो न दिया करें आप, क्योंकि ये सारी बातें जो है गंभीर मुद्दों से सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया को रोकने के, इस तरह के मुद्दों के लिए होती है। मतलब आज आपने कटी सरा कह दिया, कल कुछ और बात कह दी, कल राष्ट्रवाद कह दिया, कल किसी को आपने देशद्रोही कह दिया, किसी को गद्दार कह दिया, ये सब बातें जो है क्या करें इस तरह की है। आप इन देर हार्ट ऑफ हार्ट बीजेपी भी जानते हैं। मैं तो बीजेपी के कई नेताओं के साथ वो जितना उनको मुगलई खाना और ये नॉनवेज मुसलमानों वाला बनाया वो पसंद देता, तो शायद हमको आपको तिवारी जी को तो पसंद हो गई नहीं है, तो ब्राह्मण आदमी शायद खाते हैं, पता नहीं क्या है सब। तो कहने का मतलब ये जी सब माथुर साहब, मैंने तो अभी पीछे तो लिखा था कि लखनऊ का चिकन का कुर्ता मुसलमान बनाते हैं, क्यों वो पहनते बीजेपी के नेता, मतलब। तो ये जो है वो भी जानते हैं कि ये सब निहायत बेवकूफी की बात है, क्योंकि हमारी इंटरडिपेंडेंट इकोनॉमी है जिसमें कि आप कुछ कर ही नहीं सकते, मतलब हिंदू मुसलमान का मसला है, दूसरे को दो नेशन आखिरी टिप्पणी सलीम साहब आपसे मेरी है कि क्या ये हिंदू वोटों के तुष्टीकरण के लिए इस तरह की अलगाववाद, सांप्रदायिकता ये सब करते हैं, या इसके पीछे कोई और कारण है? जी सलीम साहब, आखिरी टिप्पणी आपकी। असल में राजनीति में बहुत सारी मजबूरियां होती हैं। योगी आदित्यनाथ राजपूत हैं, उन्होंने पिछले 5 सालों में बल्कि अभी 8 साल हो गए हैं, इसमें उन्होंने ठाकुरों को बहुत ज्यादा खुश करके रखा हुआ है। अब वो नहीं चाहते कि ठाकुर भी जो है वो बीजेपी से दूर हो जाएं। पिछले लोकसभा के चुनाव में हमने देखा कि बीजेपी की क्या बुरा हाल हुआ है। तो ठाकुरों को भी खुश रखना, उनका तुष्टीकरण करना, ये उनकी मजबूरी है, लेकिन वो इस बात की इजाजत नहीं दे सकते कि ये लोग जा करके रामजी लाल सुमन की तरफ कदम बढ़ाएं या उनको कोई नुकसान पहुंचाएं। इसलिए कि उस सूरत में जो है, जो दलित वोट उनकी तरफ बड़ी मुश्किलों से आया है, वो भी चला जाएगा। तो अब उनके लिए बहुत बड़ी अग्नि परीक्षा आप समझ लीजिए है कि किस तरह से राजपूतों को अपने साथ रखें और किस तरह से दलितों को दूर जाने से रोकें। तो इस संकट में वो फंसे हुए हैं, इसलिए वो उनसे कहते हैं कि 40 किलोमीटर 35-40 किलोमीटर दूर अपना शोर शराबा करो, लेकिन यहाँ करीब मत आना, और रामजी लाल सुमन को संरक्षण भी देते हैं। अब ये जो 2 कश्तियों में योगी जी सवारी कर रहे हैं, तो इस बात का खतरा है कि इसके नतीजे में दोनों लोग नाराज हो जाएं। ये लोग करनी सेना वाले भी राजपूतों को नाराज करते हैं, और दलित भी जो है इस बात से जो है वो फील करें कि भाई हमारे रामजी लाल शर्मा ने एक जो है वो ऐतिहासिक बात की, तो उसको जो है लोग क्यों उनको खिलाफ बोला जा रहा है। तो ये एक राजनीति का मसला है और ये योगी जी की मजबूरी है। बहरहाल वो कोशिश तो करेंगे कि किसी तरह इसके बीच में संतुलन कायम करें, लेकिन मुझको ये मुश्किल लग रहा है। जी, हमारी इसी तरह और भी इशू पर नजर बनी रहेगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए विदा। आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। अगर आपने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलिए। बहुत बहुत शुक्रिया।